सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में अभी तक हम पॉरीफेरा तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले उन दोनों लेक्चर्स को आप देख लें, तभी यहाँ पर आएँ, क्योंकि जब भी आपको ये टॉपिक भी समझ आएगा जब आप पहले के लेक्चर्स अटेंड कर चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं सीलेंट्रेटा फाइलम से। मोस्ट प्रोबेबली हम इस लेक्चर में सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों को ख़त्म करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सीलेंट्रेटा, जिसका एक और नाम होता है निडेरिया। सीलेंट्रेटा का एक और नाम होता है निडेरिया। ये दोनों नाम क्यों पड़े, ये अभी हम लेक्चर में आगे देखने वाले हैं कि इन दोनों का नाम ऐसा क्यों रखा गया। पहले हम इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब था इसके अंदर दो लेयर होंगी, एक एंडोडर्म होगी और एक एक्टोडर्म होगी। दोनों के बीच में मीजोग्लिया होगा, और मीजोग्लिया होने की वजह से एक जेलाटिनस सब्सटेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें रेडियली सिमेट्री देखने को मिली थी। मैंने उसका रीज़न डिस्कस भी करा था कि वो कहीं ना कहीं बेंड वगैरह नहीं होगा। और दूसरी बात, मीजोग्लिया है, यहाँ पर बीच में कोई भी लेयर ऑफ सेल्स नहीं है, तो उसके बीच में कैविटी का भी कोई चांस नहीं है, जिसकी वजह से ये एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहला पाते हैं। हालांकि हमने बोला था ये टर्म यहाँ पर यूज़ करना एकदम सही नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी ने यूज़ कर रखा है। उसके बाद अगर हम बात करने लगें तो सेगमेंटेशन इनके अंदर प्रेजेंट होती नहीं है, तो मेटामेरिज्म इनके अंदर एब्सेंट होता है। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया था। क्योंकि यहाँ पर दो ही लेयर थी, मीजोडर्म नहीं आया था। मीजोडर्म नहीं आने की वजह से यहाँ पर ऑर्गन्स नहीं बन पाए थे, और ऑर्गन्स ना बनने की वजह से यहाँ पर हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था। तो ये सब बेसिक बातें हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं मेन चैप्टर का टॉपिक। अब यहाँ से शुरू करते हैं इसका हैबिटेट। देखते हैं हैबिटेट से। हैबिटेट इसका हम कहेंगे कि मोस्टली मरीन है। अब वर्ड यहाँ पर सवाल वही उठ जाता है दोबारा से कि मोस्टली वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ करा गया। पहला सवाल, क्योंकि यहाँ पर आपको जब भी ऐसा मोस्टली जैसे टर्म देखने को मिल जाए तो आपको हमेशा एक एग्जांपल याद रखना चाहिए जो कि उसको अपोजिट कर रहा हो। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल याद रखें हाइड्रा का। नाम भी सुनते हैं, 9th-10th में पढ़ते हुए थोड़ा बहुत हाइड्रा के बारे में। तो हाइड्रा जो है एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। तो एक फ्रेश वाटर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि मोस्टली मरीन था। अब कैसे याद रहेगा कि मोस्टली मरीन है? जब आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल्स के अंदर आप जब एग्जाम्पल्स पढ़ने जाएंगे तो आपको गोर्गोनिया देखने को मिलेगा, पेनाटुला देखने को मिलेगा, एडम्सिया देखने को मिलेगा, ओबेलिया देखने को मिलेगा। गोर्गोनिया को कहा जाता है सी फैन कहा जाता है गोर्गोनिया को, पेनाटुला को सी पेन कहा जाता है, एडम्सिया को सी एनीमोनी कहा जाता है, और एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ओबेलिया को सी फर कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जितने भी वर्ड हैं इनमें सी क्यों आया? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है इनका मरीन हैबिटेट कि ये सी में रहते हैं। तो कभी अगर भूल जाओ तो ये बात ये ऐसे आप रिकॉल कर सकते हो कि जब मैंने सारे एग्जांपल्स पढ़े थे तो हर किसी में सी आ रहा था, उसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मरीन है। अब दूसरा तरीका जिससे हमेशा याद रहे, तो दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि लाइफ का जो हम क्लास 12th में पढ़ते भी हैं, लाइफ का ओरिजिन जो हुआ है वो ओशंस के अंदर हुआ है। और जब ओशंस के अंदर लाइफ का ओरिजिन हुआ है तो ये बेसिक्स स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, जब लाइफ स्टार्टिंग में ओरिजिनेट हो रही है, एनिमल किंगडम की शुरुआत हो रही है। तो ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है ये उस टाइम पे मेनली ओशियन से सी वगैरह, ओशियन सीज में ही चला है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में मैक्सिमम जगहों पर मरीन चीज़ें ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये बात आपको समझ आई होगी हैबिटेट। इसके हैबिटेट में एक बहुत ख़ास बात है जो यहाँ का बेसिस बनाएगी आपके आगे वाले फाइलम्स का भी। देखो, मरीन भी एक बात होती है इम्पोर्टेंट, और मरीन के बाद दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है डीप एरियाज़ के अंदर अगर आप रह रहे हैं। जैसे आप पढ़ोगे इकाइनोडर्मेटा हो गए, और कॉन्ड्रिस्थिस यानी कार्टिलेज फिशेस आगे आप पढ़ोगे। ये दोनों फाइलम है, ये सब फाइलम है और ये फाइलम है। तो ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है और कॉर्डेटा फाइलम कहलाता है। फाइलम के अंदर सब फाइलम जैसे आपको अभी बता देता हूँ मैं एक बार। अगर हम कॉर्डेटा जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कॉर्डेटा के अंदर 2 सब फाइलम हो जाते हैं।
तो दो सब फाइलम के अंदर एक सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है और वर्टिब्रेटा के अंदर एक सुपर क्लास होती है। उस सुपर क्लास में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो पहले डिवीज़न कर लेंगे हम, एक ग्नेथस और ग्नेथा, और ग्नेथा के अंदर सुपर क्लास हो जाती है एक कहलाती है टेट्रापोडा और एक कहलाती है पाइसेस। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। और उसके अंदर ये क्लास आती है कॉन्ड्रिस्टिस। जैसे क्लास मेमिलिया होता है ना, वैसे ही क्लास होती है कॉन्ड्रिस्टिस। मैंने गलती से सब फाइलम कह दिया था, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। आगे मैं इसका बता दूंगा कैसे इस तरीके से बेहतरीन तरीके से इसको याद रखा जाए। तो ये सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये फाइलम हो गया, सब फाइलम हो गया, ये डिवीज़न कहलाता है। एनसीईआरटी ने डिवीज़न मेंशन कर रखा है, लेकिन उससे याद नहीं रखना। यहाँ पर ये सुपर क्लास कहलाता है और ये क्लास जो आप फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, जब आप फर्स्ट चैप्टर में मेनली आप जब पढ़ रहे होते हो कि टैक्सोनॉमी में आपको डिफरेंट ग्रुप्स का अरेंजमेंट देखना होता है, तो वहाँ पर एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ते हो कि जब आप फाइलम या फिर डिवीज़न पढ़ रहे हो तो उसका सब फाइलम यहाँ आता है, सुपर क्लास यहाँ आता है और क्लास यहाँ आता है। यानी सबसे बड़ा फाइलम होता है, फाइलम से छोटा सब फाइलम होता है, लेकिन उससे छोटा सुपर क्लास होता है। सुपर क्लास से तो बड़ा है लेकिन सब फाइलम से छोटा है। बस ये चीज़ अगर आपको कभी समझनी हो बेहतरीन एग्जाम्पल से, तो आप यहाँ वाले एग्जाम्पल को एक बार समझ लें, आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम आगे की तरफ थोड़ी सी बात करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर सी से मरीन। अब मरीन के अंदर मैं डीप एरियाज़ की बात कर रहा था, जिसके अंदर इकाइनोडर्मेटा, कॉन्ड्रिस्टिस जैसे एग्जाम्पल हम आगे लेने वाले हैं। उसी का एक एग्जाम्पल थोड़ा बहुत आपको टीनोफोरा में भी देखने को मिलेगा, और यही चीज़ आपको थोड़ी सी देखने को मिल रही है सीलेंट्रेटा के अंदर। ये क्या है, डीप में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। और अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी है तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, फिज़िक्स में हम प्रेशर लिखते हैं। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाने के बाद अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर की बात करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर कहलाता है रो जी एच। रो जहाँ पे डेंसिटी और एच हाइट डिनोट करती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो एच की वैल्यू इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर का एक मोशन आपको देखने को हमेशा के लिए मिलेगा। और मैक्सिमम वाटर स्टार्टिंग में ऊपर जा रहा होगा, और जब मैक्सिमम वाटर आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा तो ऑर्गेनिजम्स उसी तरीके से एडेप्ट होने की कोशिश करते हैं ताकि उनको उस तरीके से न्यूट्रिशन मिले, उसी तरीके से फूड मिले, ताकि इस वाटर के मूवमेंट से उन्हें हेल्प मिल सके। और यही चीज़ हम इन सारे फाइलम्स के अंदर आपको दिखाएंगे कि ये चीज़ कैसे हेल्प कर रही है इन ऑर्गेनिज्म को यहाँ एडेप्ट होने में। जैसे मैं आपको बात करूँ तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा हो गया या फिर कॉन्ड्रिस्टिस हो गया, इनका जो माउथ है वो आपको वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। अब वेंट्रल और डोर्सल क्या होता है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म हुआ, अगर इसका ये माउथ है या फिर ये मान लो इसकी बॉडी है, तो ये जो है ये ऊपर वाला पार्ट डोर्सल कहलाता है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रल कहलाता है। जिससे शायद यहाँ एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में कोई, जैसे ये है, ये एक क्रोकोडाइल है, तो ऊपर वाला पार्ट जो है इसका वो डोर्सल कहलाएगा ये वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट इसका वेंट्रल कहलाएगा। इसका माउथ देख रहे हो आप आगे की तरफ है, लेकिन वहीं आप एक शार्क का माउथ देखोगे तो वह आपको वेंट्रल साइड पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि पानी ऐसे आ रहा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फूड नीचे से ऊपर आता हुआ मिले, ना कि ऊपर से नीचे जाता हुआ, ना कि सीधा लोकोमोशन करता हुआ। मोशन ऐसा होगा तो माउथ उसी तरफ बना है। दिस इज़ जस्ट अमेजिंग कि एडेप्टेशन किस चीज़ को कहा जाता है वो आप सीख सकते हो एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर के अंदर। जैसे आप पढ़ोगे यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा यानी स्टारफिश जैसे एग्जांपल। अब स्टारफिश के अंदर आप इसके अंदर एक लाइन पढ़ोगे कि इनका माउथ जो होता है पूरा का पूरा वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे सिचुएटेड होता है। ये देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड। अब माउथ वेंट्रल साइड पे क्यों है? क्योंकि ये हैं एक एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स, और एक्सक्लूसिवली मरीन में भी डीप ओशंस में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। वाटर की मूवमेंट ऊपर की तरफ है, मूवमेंट ऊपर की तरफ होने की वजह से खाना नीचे से ऊपर आएगा, तो ज़्यादा चांसेस जब आपका माउथ नीचे की तरफ हो तो ये आता हुआ खाना आप पकड़ सको। और भी चीज़ें लिंक होंगी इसी एक पॉइंट से, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ आएगा कि इसमें एज सच उतना चीज़ रटने की नहीं है जितना समझ सकते हैं। और यही मज़े के साथ हम आगे की तरफ बढ़ने की और कोशिश करते हैं।
तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा सीलेंट्रेटा पढ़ा। इसी में मैं आपको अभी बताऊँगा क्यों मैंने इतना बड़ा ये पॉइंट बताया, यहाँ पर भी इसका यूज़ आएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। हैबिटेट की अगर हमने बात करी है तो उसके बाद अब हम बात करते हैं इसमें नाम क्यों पड़ा इनका सीलेंट्रेटा। और वो पहले याद करो, हम पहले इसकी फॉर्म्स पढ़ते हैं कि यहाँ पर 2 तरीके की फॉर्म होती हैं। देखो सीलेंट्रेटा जो फाइलम है, यहाँ पर 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक फॉर्म कहलाती है पॉलिप फॉर्म और एक फॉर्म कहलाती है मेड्यूसे फॉर्म। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, देखो 2 तरीके की फॉर्म है, एक है पॉलिप फॉर्म और एक है मेड्यूसे फॉर्म। अब तुम खुद भी देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं ये प्लेन ये प्लेन ये प्लेन ये किसी भी प्लेन से काटना चाहूँ जो सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है, तो उस एक्सिस से ये कट रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। अगर एक से भी ज़्यादा प्लेन अवेलेबल हो जाए जिससे ऑर्गेनिज्म को काटा जा सकता है तो वो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहलाता है। यहाँ पर भी डिफरेंट प्लेन्स हैं जहाँ से इस ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल। बेहतरीन तरीका होता है याद रखने का कि कौन रेडियली है कौन वो, उस ऑर्गेनिज्म की इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो और आप उसे 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन रेडियली सिमेट्रिकल था कौन एसिमेट्रिकल था। ये सबसे हेल्पफुल पॉइंट होता है। तो आप जैसे ये जेलीफिश है, तो जेलीफिश तो आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखी होगी, तो वहीं से आप इमेजिन कर सकते हो कि रेडियली सिमेट्रिकल है। बाकी मैंने इसका रीज़न आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर 2 तरीके की फॉर्म है। ये देखो पॉल की तरह दिखने वाली है तो ये पॉलिप फॉर्म कहते हैं। हमारे सर ने ये तरीका बताया था इसे याद रखने का कि ये पॉल की तरह दिख रही है तो पॉलिप फॉर्म है। अब जैसे एक पॉल ज़मीन से जुड़ा होता है तो ये एक पॉलिप फॉर्म भी ज़मीन से जुड़ी होती है और वह आप देख के भी फील कर पा रहे हो। वहीं आप ये भी फील कर पा रहे हो इसके पास कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से मूवमेंट कर पा रहा है, तो ये तैर पा रहा होगा। इसकी बॉडी को ऑर्गेनाइज ही इस तरीके से करा गया है कि ये तैरे, और इसकी बॉडी को ऑर्गेनाइज ही इसी तरीके से करा गया है कि ये एक जगह अटैच रहे, एक जगह रुका रहे। पहले बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि इनके स्ट्रक्चर को देखते के साथ अगर ये पॉलिप है तो पॉल की तरह दिख रहा है तो एक जगह रुका हुआ है। एक जगह जो रुका होता है उसी के लिए वर्ड यूज़ होता है सेसाइल। तो हम कहेंगे कि ये सेसाइल है। और ये क्या है, ये लोकोमोशन एग्जिबिट कर सकता है, तो ये सेसाइल नहीं है। फ्री लिविंग उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो आराम से घूम सकता है, फ्री लिविंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। अब ये जो फोटो दे रखी है ये एडमसिया है जिसका मैंने आपको नाम बताया था सी एनीमोने। देखो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, उसका मेरे को कोई नहीं है, लेकिन ये है सी एनीमोने कहलाता है ये। अब हम बात करते हैं और चीज़ों की। देखो ये एक जगह अटैच्ड है, एक जगह अटैच्ड है तो इसके साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसके साथ में ही अटैच हो सकते हैं। तो ये अकेला भी हो सकता है और इसके साथ अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये पास में ही बढ़ता चला गया बहुत ज़्यादा, तो ये कॉलोनियल भी हो सकता है। अब कॉलोनी जैसे हम लोग एक साथ रह रहे हैं बहुत सारे लोग कॉलोनी बनाकर, तो कॉलोनियल है। और बियर ग्रिल्स जैसे बंदे जो कि अकेले पूरे फॉरेस्ट में जाकर अगर रहने लगे तो उसे हम सॉलिटरी कहते हैं। तो सॉलिटरी हम गेम्स वगैरह में भी नाम सुनते हैं, सोलो मतलब अकेला, और कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रहने वाला। तो क्योंकि यहाँ पर अगर कोई साथ में अटैच हो सकता है तो इस वजह से ये या तो सॉलिटरी होगा या फिर कॉलोनियल होगा। लेकिन अगर तुम इसका सोचो तो कुछ तुम सोच के बता सकते हो, वाटर है, पानी के अंदर है, पानी हर टाइम मूविंग है, ये भी हर टाइम मूविंग है, तो ये कभी भी एक जगह रुकने नहीं वाला है, तो ये कभी भी कॉलोनियल नहीं हो सकता, ये हमेशा अकेले तैरेगा। तो ये एक सॉलिटरी फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सॉलिटरी फॉर्म है, ये कॉलोनियल फॉर्म है। पहली बात आपको समझ आई होगी। ये वाटर के अंदर मूवमेंट से काफ़ी चीज़ें डिपेंड होंगी, आगे जाके हम बात भी करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये में बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं ये सब चीज़ें। इनके वाटर हैबिटेट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये सब डिपेंड करती हैं, हम बात करेंगे आगे। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ आई कि ये सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सॉलिटरी होगा। अब तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें आपको खुद ही देखने को मिल रहा है कि ये फ्री लिविंग है, ये एक ही जगह रुका हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रिमिटिव फॉर्म देखने को मिल रही है। और मैं बता दूं आपको, आपने ऐसा सा स्ट्रक्चर ही हाइड्रा का देखा है हमेशा 9th-10th में, जिसके अंदर वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे वो अटैच होता है नीचे।
ये हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर है, हाइड्रा भी इसी का एग्जाम्पल है। तो अगर आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपने हाइड्रा के अंदर बर्डिंग पढ़ी है, क्लास 9th या 10th के अंदर एक टॉपिक आता है जिसके अंदर आप हाइड्रा के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ते हो। तो जब आपने पहले ही पढ़ा है हाइड्रा के अंदर बर्डिंग होती है, एक छोटा सा पार्ट निकलता है, वो प्रोजेक्ट आउट होता है, बाद में जाके वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हो, बर्डिंग कहते हो। अब जब इस चीज़ को आप बर्डिंग कह रहे हो तो बर्डिंग क्या है, एक तरीके एसेक्सुअल मेथड है। और मैंने पिछले ही लेक्चर में एक चीज़ की बात करी थी कि अगर कोई बॉडी में जैसे यहाँ पर ये है, इससे प्रोजेक्शन निकली और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो बॉडी में एक सेल का ऐसा होना ज़रूरी है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाना जानता हो, उसके पास हर एक सेल को बनाने की इन्फॉर्मेशन हो। जैसे हमारे अंदर जाइगोट होता है स्टार्टिंग में जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म की इन्फॉर्मेशन को रखता है, हर एक सेल के पास वो इन्फॉर्मेशन रहती है हमारी बॉडी के। लेकिन बात जो होती है वो एक्सप्रेशन की होती है, वो आप क्लास 12th में जाके समझोगे कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन जैसे रीजन्स होते हैं। किसी रीजन में किसी को हेट्रोक्रोमेटिन बना रहा है कि किसी में यूक्रोमेटिन। अब जो एक बार बिल्कुल ही दब के रह गया उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर वो इस एक्सप्रेशन मुश्किल है तो उसका ऑर्गेनिज्म का हर तरीके का फीचर एग्जिबिट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये क्यों करा जाता है, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर डिफ्रेंशिएशन का मतलब है हर एक सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है ताकि डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिबिट हो सके, एफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़ सके। और ये जो चीज़ है यहाँ पर होती है मैक्सिमम सेल्स के अंदर, लेकिन इन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी साथ लेके चलना था। अब सवाल उठता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों लेके चले होंगे ये ऑर्गेनिजम्स। देखो ये प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं, प्रिमिटिव फॉर्म्स के अंदर वहाँ पर सर्वाइवल चांसेस कम थे, और जब भी सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं तो ऑर्गेनिज्म या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करते टाइम वो इस तरीके का जैसे जब चांसेस कम हैं सर्वाइवल के या फिर रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी, तो उससे डिपेंड हो जाती हैं चीज़ें। जैसे फिशेस के अंदर आप पढ़ोगे या फिर इन्हीं सब चीज़ों के अंदर पढ़ोगे तो आपने सुना होगा कि एक मछली 2 लाख अंडे दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत कम है। और चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इस वजह से है क्योंकि वाटर हर टाइम मूविंग है, उस टाइम पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कॉपुलेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है कंटिन्यूस मूविंग वाटर के अंदर। और जब ये चीज़ आप समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि वाटर के अंदर मैक्सिमम केसेस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और ये चीज़ आपको बढ़िया करके समझा देगी। ये चीज़ समझ में आई आपको? अब वहीं पर आप सीखोगे कि हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर फीमेल्स के अंदर 1 महीने में 1 एग प्रोड्यूस हो रहा है, और वहीं पर इन जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिशेस के अंदर लाखों में एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हर चीज़ चांसेस के ऊपर है, क्योंकि उन्हें पता भी है अगर एग्स में फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बहुत सारे बच्चे बन भी गए, तो उन बच्चों की परवाह करने के लिए कोई नहीं है, उन बच्चों को पालने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि फ़िश तो आगे गुजर गई है। तो यहाँ पर जो नई फिशेस बनी हैं उनका ख्याल कौन रखेगा? तो अगर वो जाइगोट से फर्टिलाइजेशन होकर नए ऑर्गेनिज्म बनने भी लगे तो उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो उनमें से कोई एक ही सर्वाइव करेगा, जिसकी वजह से ये भी एक सिनेरियो रखा जाता है। तो इवोल्यूशन एक ऐसा ही प्रोसेस पढ़ेंगे हम जहाँ पर क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होते हुए आप चीज़ों को देखोगे। यहाँ पर लाखों ऑर्गेनिज्म बनेंगे, लाखों मरेंगे। जैसे मच्छर आप देख लो, कितने लाखों बनते हैं, लाखों मर जाते हैं। लेकिन वहीं आप बर्ड्स देखोगे, ह्यूमन देखोगे, हाईएस्ट लेवल पर जो पहुँच चुके हैं इवोल्यूशन के। यहाँ अगर एक बच्चा बन रहा है बर्ड का, तो वो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ उसके सर्वाइवल को मैनेज करने में लगा देगी, वो अपना न्यूट्रिशन लेकर आएगी और उसको शेयर करेगी। जो ये पेरेंटल केयर होती है, ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज़ करता है। और ये सर्वाइवल चांसेस ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्वाइवल चांसेस, अभी इनके पास इतनी एडेप्टेशन नहीं है। पेरेंटल केयर तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत आगे चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन सर्वाइवल चांसेस भी कम होने की वजह से यहाँ पर पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करा। लेकिन सवाल उठता है क्यों? सेक्सुअल भी तो जा सकते थे, बहुत सारे गैमीट्स बना लेते और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाते। लेकिन एक बात सोचो, ये पॉलीफॉर्म है, और ये पॉलीफॉर्म है, अगर ये यहाँ पर अपने गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। अगर ये गैमीट्स को प्रोड्यूस कर लेते और फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो जाता
तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता बहुत ज़्यादा, और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते क्योंकि यहाँ पर और भी थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे वो वाला सिस्टम नहीं है कि बाहर से चीज़ें अंदर आ रही हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है जैसे हमने पढ़ा था पोरीफेरा के अंदर कि बाहर से चीज़ें अंदर आ रही हैं, इस तरफ से आ रही हैं, इस तरफ से जा रही हैं। ये वाला सीन यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो वो वाले जो पहले हमने चीज़ें पढ़ी वो यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएंगी। तो इस वजह से भी यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया। यहीं से जो टीनोफोरा इवॉल्व होगा ना, वहाँ आपको समझ आएगा क्या फ़र्क आया, जिससे मज़ा आएगा वहाँ पढ़ने में। ठीक है, तो पहले आपको समझ आया यहाँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्यों। अब यहाँ पर सबसे ख़ास बात ये है कि इसका माउथ ही कहाँ पर है, वेंट्रल साइड पे। और मैंने आपसे बोला था कि जब मैं मरीन हैबिटेट बता रहा था कि हैबिटेट मरीन होता है, यहाँ पर मैंने आपको जब बताया कि हैबिटेट मरीन होता है, तो उस मरीन हैबिटेट का क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बता रहा था कि मरीन हैबिटेट होने की वजह से और डीप ओशंस के अंदर रहने की वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, और नीचे से ऊपर की तरफ है तो खाना भी नीचे से ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो ये वाटर के बेस पर प्रेजेंट है। तो इनके केस में ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं हो पाती। तो इस वजह से यहाँ पर तो इन्होंने माउथ अपने वेंट्रल साइड पे यहाँ रख के तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, आप खुद भी समझ सकते हो लॉजिकली। लेकिन यहाँ इन्होंने माउथ को कहाँ रखा, वेंट्रल साइड पर, और वेंट्रल साइड पर ताकि खाना नीचे से ऊपर आए। तो मेडुसे फॉर्म में माउथ कहाँ होता है, वेंट्रल साइड पर होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब माउथ वेंट्रल साइड है, माउथ है लेकिन ये कैविटी है, यहाँ पर इन्होंने गैमीट्स डाले भी, तो गैमीट्स सीधा का सीधा नीचे जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जाके ज़मीन पे अगर बहुत सारे आ गए तो फर्टिलाइजेशन और बेहतरीन तरीके से होगी। अब हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ इतनी सी बातों से सेक्सुअल ए सेक्सुअल डिसाइड नहीं हो जाता है। सेक्सुअल और ए सेक्सुअल का मेजर डिसाइडिंग फैक्टर इवोल्यूशन भी होता है, और किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें एडेप्टेड हैं वो भी होता है। मैं तो आपको तरीके बता रहा हूँ जिससे आप याद रख सकें। अब देखें, यहाँ पर अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग हुई है तो मैंने बोला था एक सेल ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पर एक टोटीपोटेंट सेल इवोल्यूशन के अंदर पहले से उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को खुद बना सकता है। वो यहाँ से उस बर्ड के ज़रिए बाहर निकलता है और वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो समझ में आया कि क्यों यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कामयाब है। वो फीचर यहाँ है नहीं, और जब वो फीचर यहाँ नहीं है तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है, वहाँ पर वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल समझ आया। ये जेलीफिश का एग्जांपल समझ आया होगा आपको, एडेम्सिया याद भी रहेगा, जेलीफिश की तरह दिख ही रही है, उसका नाम होता है ओरेलिया, यहाँ दे रखा होगा ओरेलिया, जेलीफिश जिसे कहते हैं, और ये एडेम्सिया सी एनिमोने मैंने बताया था अभी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं इस टॉपिक की, वो बात जो है मेटाजेनेसिस। अब मेटाजेनेसिस क्या होता है, देखो सबसे ब्यूटीफुल फीचर है इस फाइलम का, जो कि मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो पॉलीफॉर्म जो होती है ना, वो मेडुसा में कन्वर्ट हो सकती है, और मेडुसा फॉर्म जो है वो पॉलिप में कन्वर्ट हो सकती है। अब ये बहुत आराम से, अगर आप विजुअलाइजेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो ना तो मज़ा आता है इस टॉपिक को विजुअलाइज करने में। आप कुछ ये हर ऑर्गेनिज्म नहीं करेगा, जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा तो हमेशा पॉलिप में ही रहेगा, ओरेलिया है जेलीफिश है तो वो हमेशा मेडुसा फॉर्म में ही रहेगी। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि आपको ओबेलिया देखने को मिलेगा, ओबेलिया जिसका दूसरा नाम मैंने सीफर बताया था, जिससे पता चल रहा था कि ये एक मरीन ऑर्गेनिज्म है, वो चलो छोड़ो। लेकिन हाँ पॉलिप है, पॉलिप फॉर्म में भी और मेडुसा फॉर्म में, दोनों में एग्जिस्ट कर सकती है ये फॉर्म। होता क्या है, देखो पॉलीफॉर्म अभी बताया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करेगी, और अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रही है तो कुछ सेल्स के कुछ टोटीपोटेंट सेल होंगे जो निकलेंगे बर्ड के थ्रू। अब आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये बर्ड बनकर यहाँ से निकल रही है और हल्की सी ऊपर गई है, और हल्की सी ऊपर हो जाके ये एक ऑर्गेनिज्म बनाने लगी है जो कि इस तरीके का दिखने लगा। यानी जब ऊपर चीज़ें जा रही हैं तो वो फ्री लिविंग फॉर्म्स में तैर रही हैं,
और ये जब फ्री लिविंग फॉर्म मेडूसा बन रही है तो इससे गैमीट निकल रहे हैं, ज़मीन पर जा रहे हैं, ज़मीन पर जाकर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर एक फॉलिफॉर्म ज़मीन से जुड़ी हुई बन जा रही है। यहाँ से आपको सब याद रहेगा। अब देखो, जैसे ही आपने इमेजिन करा कि पॉलीफॉर्म ज़मीन से जुड़ी हुई है, तो पहला सेसाइल नेचर, सेसाइल नेचर जब प्रूफ हुआ तो वहाँ से सॉलिटरी और कॉलोनियल खुद ही याद हो गया। फिर उसके बाद जब वहाँ से आपने एक बर्ड निकलती हुई इमेजिन करी, वहीं आपको याद हो गया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जैसे ही वहाँ से बर्ड बनती हुई निकली और ऊपर गई, और ऊपर जाके अम्ब्रेला शेप्ड अगर स्ट्रक्चर बन गया जो कि तैरना जानता है, तो आपको पता चल गया फ्री लिविंग फॉर्म मेडूसा फॉर्म होती है। और फ्री लिविंग फॉर्म्स में से जैसे ही आपने गैमीट निकलते हुए इमेजिन करे, तो वहाँ से आपको पता चल गया ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। और जैसे ही वो गैमीट ज़मीन पर आके दोबारा जुड़े, तो आपको पता चल गया कि ये फ्री लिविंग फॉर्म से अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एक सेसाइल फॉर्म के अंदर। और जब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो मज़ा आएगा। अब सवाल उठता है कि बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। देखो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक योग निद्रा का भी तरीका होता है। आप योग निद्रा कर सकते हैं, सुबह आधा घंटा लगता है, सुबह सुबह उठ के योग निद्रा होता है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो योग निद्रा करने से आपकी डेली अगर आधा घंटा करोगे, आँख बंद करके लेट के करनी होती है, तो आपका इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आप अगर चीज़ों को वर्ड टू वर्ड याद करोगे तो वो दिक्कत दे सकती है, लेकिन अगर आपके दिमाग में उस चीज़ की एक एनिमेशन से पहले से ही फिक्स है, तो उसे याद नहीं करना, उसे सिर्फ एंजॉय करना है। फिर ये सबसे ख़ास बात होती है। और इस प्रोसेस को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ आया होगा। इस मेटाजेनेसिस को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि एक जनरेशन पॉलीफॉर्म में और वो मेडूसा में जा रही है, तो ये जनरेशन्स के बीच में ऑल्टर कर रहे हैं। लाइन याद रखनी होती है, याद रखते हैं लोग कि पॉलीफॉर्म जो होती है ए सेक्सुअली मेडूसा को बना देती है, हमें पता ही है बर्डिंग के ज़रिए। और मेडूसा फॉर्म जो होती है सेक्सुअली पॉलिप को बना देती है, वो भी हमको पता है, ज़मीन पे हमने देखा कि अभी फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो ये आपको समझ आया होगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक। तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि पॉलिप और मेडूसा फॉर्म क्या होती है, हैबिटेट क्या होता है, और बेसिक फीचर्स क्या होते हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनते हैं। अब हम मेन जो 2 टॉपिक हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये नाम क्यों पड़े थे, सीलेंट्रेटा और निडेरिया। सही है। सीलेंट्रेटा, देखो सीलेंट्रेटा में जो लफ्ज़ आया वो है सील और एंट्रेटा, और दूसरा नाम आया है इसका निडेरिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि सील का जो मतलब होता है वो कैविटी होता है, और एंट्रेटा वर्ड आया है यहाँ पर एंटरॉन से। देखो, ये बात आप अब सीख लो। आप पढ़ोगे कॉकरोच, तो कॉकरोच के अंदर आप वर्ड सुनोगे मीजेंट्रॉन। जब आप पढ़ोगे, अब वैसे डिलीट हो चुका है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं डाइजेशन, लेकिन डाइजेशन में एक तरीके के सेल होते थे एंटेरो एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल। तो एंटेरो मतलब वहाँ पर जो ये डाइजेस्टिव कैनाल है, एंडोक्राइन सेल्स मतलब जो रिलीज़ करते हैं हॉर्मोन्स। तो हर जगह एंटेरॉन जो वर्ड रिलीज़ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हुआ और यहाँ पर भी यूज़ हुआ, इस एंटेरॉन वर्ड का जो रिलेशन होता है वो गट से होता है, जो हमारी डाइजेस्टिव कैविटीज़ वगैरह हैं उससे ये वर्ड क्या होता है, लिंक्ड होता है। और जब ये वर्ड इस चीज़ से लिंक्ड होता है तो वहीं पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जहाँ जहाँ पर आप डाइजेस्टिव कैविटी की बात करेंगे तो एंट्रॉन वर्ड आएगा। तो यानी कि डाइजेशन के लिए कोई कैविटी आई है, और सील मतलब वो कैविटी भी आपको देखने को मिल रही है, तो एंट्रॉन भी और कैविटी भी है। अब आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम मेनली इसके आगे बात करना शुरू करते हैं कि ये नाम पड़ा क्यों। देखो, ये ऑर्गेनिज़म जब हमने अभी इसकी फ़ोटो दिखाई मैंने आपको, तो ये नीचे से ऊपर खुल रही है, ये ऊपर से, लेकिन दोनों के अंदर आपको ये एक बीच में कैविटी देखने को मिल रही है। जैसे ये कैविटी है, ये कैविटी जो आपको देखने को मिल रही है, इसी को कहा गया है यहाँ पर सीलेंट्रॉन। यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल रही है, इसे ही सीलेंट्रॉन कहा गया है। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी ख़ास क्यों है कि पूरे फाइलम का नाम ही इस चीज़ पर रख दिया गया? और ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इस तरीके की जो ओपनिंग होती है ना, उसे ब्लाइंड सैक ओपनिंग कहा जाता है, यानी थैला कहा जाता है। थैला मैंने आपको बताया भी था शायद पहले लेक्चर में कि थैला कहा जाता है। ये थैला इस तरीके का, खाना आता भी इधर से ही है, सामान आता भी इधर से ही, सामान जाता भी इधर से ही है।
मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा कुछ हमने हमारे अंदर भी देख रखा है। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये चीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम हवा सांस लेते भी नाक से ही हैं, वापस भी नाक से ही आ जाती है। तो उस तरीके का यहाँ पर सिस्टम है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसा है, इनका रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों एक जैसा है। वो अभी कैसे है वो अब आगे पता चल जाएगा आपको। देखो, हमने उस दिन पढ़ा था जब पोरीफेरा पढ़ रहे थे, तो पोरीफेरा के अंदर मैंने आपसे बोला था कि पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जाता जा रहा है। पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, लोग इसमें से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और डाइजेशन कहाँ कर रहे हैं? सेल के अंदर। क्योंकि डाइजेशन के लिए एंजाइम्स अगर वो कैविटी के अंदर अगर डालेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालेंगे कैविटी के अंदर, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनका। क्यों डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डालने का फ़ायदा नहीं है? क्योंकि अगर खाना डाइजेस्ट हो भी गया तो वो तो स्पीड में जा रहा है, वो तो बाहर ही निकल जाएगा। और जब ये चीज़ हमने देखी तो यहाँ पर वो चीज़ एप्लीकेबल उतनी नहीं है। क्योंकि यहाँ जब खाना यहाँ से आता है या फिर पानी यहाँ से अंदर आ रहा है तो यहाँ थोड़ी देर रुकेगा, उसके बाद बाहर जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ भी है, हमारे अंदर और इसके अंदर सबसे बड़ा फ़र्क पता है क्या है? हमारे अंदर अगर स्टमक इस तरीके का है, अगर यहाँ से ईसोफेगस से शुरुआत हुई और यहाँ स्टमक आ गया, तो स्टमक के यहाँ वाल्व लगे हुए हैं जिसकी वजह से खाना यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर खाना रुक गया तो उसके बाद वापस जाएगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ क्यों नहीं रोक सकते, माउथ बंद कर दो रुक जाएगा। ये अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि यहीं से यही सोर्स किस चीज़ का है? ऑक्सीजन का भी यही सोर्स है। मैंने बोला था ना, इसमें और हमारे में क्या फ़र्क है? हमारे में सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आप सांस को रोक सकते हो ज़्यादा देर? हरगिज़ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपने ऑक्सीजन के लिए एयर अंदर लिया, अब उसमें CO2 रिच हो चुकी है, क्योंकि हमारे एल्वेलाई के लेवल पर एक्सचेंज हो चुका है। अब उसमें CO2 ज़्यादा होने लगी है, और मतलब कंपेरेटिवली नहीं होगी CO2 ज़्यादा। ये भी आप क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताऊँगा कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें भी 75% ऑक्सीजन होती है, लेकिन फिर भी उसे डीऑक्सीजनेटेड क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊँगा। लेकिन जितना हमारा नीड है ना, उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम है और CO2 उसी कंपैरिजन में ज़्यादा है, और उतनी CO2 हमारे लिए टॉक्सिक है। तो हम सांस को थोड़ी देर रोक सकते हैं, ज़्यादा देर सांस को नहीं रोक सकते हैं। अब यहाँ पर तो सोर्स ही एक है, बाहर का जो पानी है वो अंदर आ रहा है, और वो बाहर का पानी जो अंदर आ रहा है वहीं पर फूड का एक्सचेंज और गैसेस एक्सचेंज दोनों वहीं पर होना है। और जब फूड का एक्सचेंज और गैसेस एक्सचेंज एक ही जगह होने वाला है, तो आप खुद ही सोच सकते हो, इसे अगर ज़्यादा देर बंद कर दिया तो भैया आप डाइजेशन तो कर लोगे लेकिन ज़िंदा नहीं बचोगे। क्योंकि डाइजेशन से ज़्यादा जो फूड गया है उस फूड को तोड़कर एनर्जी बनाना इंपॉर्टेंट है, जो आपको सस्टेन करवाएगा। और उस एनर्जी को तोड़ के एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन पढ़ना पड़ता है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है, और उस ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए जो कि यहीं से आ रही है। पहले ये समझ आया कि ज़्यादा देर बंद क्यों नहीं रह सकता? आया होगा। अब यहाँ क्या होता है कि ये जैसे फूड आया, यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं कैविटी के अंदर। उन सेल्स के अंदर यहाँ जाके खाना हल्का सा वो थोड़ा सा रोकते हैं अपने पास और एंजाइम्स डालते हैं, पार्शियल सा डाइजेशन, थोड़ा सा डाइजेशन होता है, और ये जल्दी से उस जैसे ग्लूकोज बहुत सारे जुड़ के स्टार्च बना रहे हैं, वो क्या करेगा? तोड़ देगा और स्टार्च से माल्टोज जैसी चीज़ें ले लेगा, शुक्रोज ले लेगा, स्टार्च से तो शुक्रोज ले लेगा, और भी जैसे बहुत सारी पॉलीमेरिक शुगर्स होती हैं जिनमें मेल्टोज यूज़ होती होगी। अब उन तब को बना लेगा डाइसेक्राइड, मान लो डाइसेक्राइड बन गया और उनको अंदर ले लिया। अब आपने डाइजेशन पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे अगर ग्लूकोज जुड़े हुए हैं तो डाइजेशन कुछ नहीं होता, इन ग्लूकोज को अलग करना होता है। अब जब तक एक सिंगल ग्लूकोज अलग नहीं हुआ तो हम उसे कंप्लीट डाइजेशन नहीं कह सकते। यहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है, कुछ बॉन्ड तोड़ दिए जाएंगे, बाकी बॉन्ड जब उसे लगेगा ना वापस जाने का टाइम हो गया तो उससे पहले ही वो फूड को अंदर ले लेगा अपने सेल्स। अब यहाँ पर ख़ास बात तो मैं समझ तो ये तो याद है ना कि अगर मैं इसे बॉडी वॉल समझूँ, इसे 3D में इमेजिन करना कि ये गोल चीज़ है, ये ऐसा नहीं है रियलिटी में, ये गोल है, ये तो पता ही होगा, जैसे ऊपर 3D डायग्राम बना हुआ है। अगर ये इस तरीके का है, ये ओपनिंग की तरह यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिल रही है, और ये रहा पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो, ये अगर सेल्स हैं तो आपको ये तो याद है ना, बीच में क्या है? मेसेनकाइम। और अगर बीच में मेसेनकाइम है तो आपको समझ में आएगा कि मेनली सेल्स दोनों तरफ की आउटर ओपनिंग पे प्रेजेंट हैं। ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि आपका सवाल आना चाहिए कि हम क्यों पार्शियल डाइजेशन नहीं कर सकते, हमारे अंदर ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम भी कुछ ऐसे ही काम चला लेते। हम ऐसे से काम नहीं चला सकते, क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हम खाना डाइजेस्ट यहाँ कर रहे हैं, हमारे बॉडी के हार्ट अगर इस जगह है तो उसे खाना यहाँ चाहिए। जब हमारी बॉडी में खाना आ कहीं और से रहा है, नीड कहीं और है, तो इस वजह से एक वैस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत है। ऑक्सीजन निकल आ लंग्स में रहा है, ज़रूरत मेरे पैरों को भी है ऑक्सीजन की, तो यहाँ लंग्स से यहाँ तक ले जाने का काम ब्लड का है। लेकिन यहाँ पर आपको एज सच कोई नीड नहीं लगेगी आपको कि ब्लड की ज़रूरत है, क्योंकि खाना आ भी यहीं रहा है और जिनको नीड है वो प्रेजेंट भी यहीं पर है। ये टॉपिक क्या है, अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझना है तो कभी आप रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ना, डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, और उस टॉपिक में आपको समझ आएगा कि प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ब्लड जैसा सिस्टम नहीं है, उनके अंदर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम लिविंग पार्ट है वो एक्सटर्नल सरफेस के पास प्रेजेंट है, और वो जो एक्सटर्नल सरफेस है वहीं पर लिविंग सेल से अंदर की तरफ डेड है, तो एक्सटर्नल सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर से वो ऑक्सीजन ले सकता है और अपना रेस्पिरेशन को कवर कर सकता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वहाँ पे, और उसी चीज़ को आप पढ़ो, वहाँ पर अप्लाई ज़्यादा जगह करो, ताकि आपको कहीं पर भी चीज़ याद करने की ज़रूरत ना पड़े। इतना तो मैं बता रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा सोच सकते हो, और पढ़ाई को एंजॉय करो, क्योंकि जब जब रटने की कोशिश करोगे 2 दिन तक ही याद रहेगा। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ पढ़ी तो आपको समझ आया कि खाना यहाँ आया, पार्शियल डाइजेशन बाहर हुआ, पार्शियल डाइजेशन अंदर हुआ। अभी जब मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि हमारे अंदर ब्लड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कैविटी सारे सेल्स को खाना सीधा का सीधा पहुँचा दे रही है, तो ब्लड की ज़रूरत नहीं है, तो ये ब्लड को रिप्लेस कर रही है। और ब्लड को हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर सिस्टम, और ब्लड वाले सिस्टम को हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर वेसल्स जैसी चीज़ें प्रेजेंट हैं। और जब ये उसका काम कर दे रही है तो ये भी एक तरीका वैस्कुलर काम कर रही है। ये डाइजेशन कर रही है तो हमारे पेट की तरह काम कर रही है, और पेट के जो कैविटी होती है उसे गैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, स्टमक को गैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। तो ये गैस्ट्रिक कैविटी का भी काम कर रही है, ब्लड का भी काम कर रही है, तो वैस्कुलर कैविटी का भी काम कर रही है, वैस्कुलर नेचर का भी काम कर रही है। इसी वजह से इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, और ये सिर्फ पॉली फॉर्म में नहीं है, मेडुसा फॉर्म में भी है। बस यहाँ पर ये चीज़ उल्टी है, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे, रीज़न आपको बता ही दिया था मैंने, ये चीज़ समझ आई। अब ये एक बेहतरीन सा पॉइंट है, शायद एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बिल्कुल मेंशन्ड है। देखो, एक वर्ड होता है हाइपोस्टोम, जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं, जैसे स्टोमेटा हमने पढ़ा, जहाँ पर भी स्टोमा जैसा वर्ड आ गया ना, ये इसका मतलब होता है ओपनिंग। अब आप जैसे हमारे प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वही रीज़न है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि ओपनिंग जैसा हो गया। अब यहाँ पर भी ओपनिंग है, तो ये क्या हो गया, स्टोमेटा। अब बच्चे सोचते हैं इसे हाइपोस्टोम क्यों कहा। हाइपो जो वर्ड आता है वो हमेशा नीचे के लिए आता है, जो नीचे है। जैसे ही अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो इसके अपर्चर के नीचे, यहाँ मतलब इसकी ओपनिंग के नीचे एक अपर्चर प्रेजेंट है। अपर्चर यानी कि जो सर्कुलर माउथ जैसी चीज़ है वो इसके नीचे प्रेजेंट है, एग्जैक्टली ओपनिंग पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको हाइपोस्टोम कहा जाता है। एक सिंगल ओपनिंग है। अब ये मेंशन करना क्यों ज़रूरी है कि सिंगल ओपनिंग है, क्योंकि अगर डबल ओपनिंग होती तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता, जैसा हमारे अंदर होता है, खाते माउथ से और निकलता एनएस से। तो ये जो चीज़ है ये डबल ओपनिंग होती है, ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान होता है। तो ट्यूब को अगर डिफ़र करना है आपको ब्लाइंड सैक से, तो उसके लिए जो फ़र्क होता है वो चीज़ होती है ये सिंगल ओपनिंग और डबल ओपनिंग का फ़र्क। तो इसीलिए सिंगल ओपनिंग स्पेशली लाइन यहाँ पर लिखी जाती है। तो आपको समझ आया होगा क्या बात कही मैंने। जैसे यहाँ पर दे भी रखा है हाइपोस्टोम, सिंगल ओपनिंग। माउथ किसको कहा है, हाइपोस्टोम को, क्योंकि अपर्चर को माउथ कहा जाता है। अभी तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि यहाँ पर इसको सील एंड ट्रेटा क्यों कहा, क्योंकि इसकी जो सील यानी कैविटी है, बॉडी के बीच में जो कैविटी है वही गैस्ट्रिक काम कर रही है, वही वैस्कुलर काम कर रही है, यानी कहीं ना कहीं वही मैक्सिमम सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर वही मैक्सिमम सर्वाइवल के लिए अगर आपके सामने इम्पॉर्टेंट हो जा रही है, तो उस मैक्सिमम सर्वाइवल के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसी के बेसिस पर उस फाइलम का नाम रख दिया गया है सील एंड ट्रेटा। तो पहला नाम क्लियर हुआ, सील एंड ट्रेटा क्यों कहते हैं।
अब दूसरा नाम हम क्लियर करते हैं कि निडेरिया क्यों कहा जाता है। इसी से अगले फाइलम की शुरुआत होगी जब ये ख़त्म होगा। निडेरिया के बाद टीनोफोरा, उसका भी हम रीज़न देखेंगे अभी। आओ देखते हैं निडेरिया क्यों कहा जाता है। निडेरिया जो नाम आया है वो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल से आया है। नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट सेल से आया है। अब नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल से कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास सेल्स होते हैं जिन्हें नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट कहा जाता है, और वो सेल्स इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। इनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक होते हैं टेंटिकल्स, जो आपको इतनी देर से परेशान भी कर रहे होंगे कि ये जो दो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ये क्या हैं, ये जो दो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं ये क्या है। इन्हीं को कहा जाता है टेंटिकल्स, जो बॉडी के आगे लहराते हुए दिखते हैं। जैसे एक हाइड्रा का डायग्राम देखोगे तो हाइड्रा के डायग्राम में भी आपको देखने को मिलती है ये चीज़। हाइड्रा का जो डायग्राम होता है उसके अंदर आपको दो टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं, हम पढ़ते भी हैं 9th-10th में। तो वही चीज़ जो होती है टेंटिकल्स होती है, और हमें देखने से ही ख़तरनाक से लगते हैं कि ये हिल रहे होंगे, किसी का माहौल सेट कर रहे होंगे, उसे निपटा रहे होंगे, तो वही काम ये करते हैं। अब ये जो होते हैं ये टेंटिकल्स हैं। इन टेंटिकल्स पर और इनकी बॉडी पर यहाँ पर सेल्स होते हैं जिन्हें नीडोब्लास्ट सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स कहा जाता है। अब देखो इनका काम क्या होता है। अब अभी हमने ये सोचा कि अगर ये यहाँ पर ये चीज़ है टेंटिकल्स, तो टेंटिकल्स किसी को मार के खा रहे होंगे। तो टेंटिकल्स का पहला काम क्या है? कैप्चरिंग ऑफ प्रे। अब सवाल उठ जाता है वहीं कि ये टेंटिकल्स इतने ख़तरनाक कैसे हुए कि इसको किसी को टच कर रहे हैं तो वही निपट जा रहा है, क्योंकि इनके अंदर क्या है? नीडोब्लास्ट सेल। अब तुम्हारा डाउट आ गया कि यहाँ पर सेल ही तो है, नीडोब्लास्ट सेल ही तो है, सेल क्यों होने से बंदा मर जाएगा? सेल तो हमारी बॉडी में, हम छूते हैं तो नहीं मरता, क्योंकि उस नीडोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस्ट है। एक चीज़ होती है निमेटोसिस्ट। यहाँ पर अच्छा सा डायग्राम है, इसमें जो जहर सा आपको दिख रहा है ये निमेटोसिस्ट कहलाता है। और ये जो निमेटोसिस्ट है ये यहाँ से, इसको देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये एक सेल है, ये क्या है? नीडोसाइट सेल है। और ये सेल है, इस सेल के अंदर ये प्रोजेक्शंस है, ये ऑर्गेनिज्म से टच हुआ। ये ऑर्गेनिज्म से जैसे ही टच होगा ये सारा का सारा जहर उसमें इंजेक्शन की तरह इंजेक्ट हो जाएगा। तुम्हें लग भी रहा होगा देखने से कि इंजेक्शन जैसा स्ट्रक्चर है, और यहीं से ये सारा का सारा जहर उसके अंदर चला जाएगा, और उसके अंदर इसी चीज़ से उसके अंदर रिएक्शंस आएंगे। अब इतना प्यारा स्ट्रक्चर हमारी जो हम आज मेडिकल साइंस में बना रहे हैं वो पहले से ही हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले ही देखने को मिल रहा है। तो हमारा दिमाग जहाँ चल रहा है वो तो पहले ही नेचर के अंदर प्रेजेंट है, और यही चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो समझ आया नीडोब्लास्ट। अब नीडोब्लास्ट सेल से क्या काम हुआ? नीडोब्लास्ट सेल्स पहले तो किसी को अटैक करने में हेल्प करेंगे, उसके अंदर चीज़ें अगर हमने छोड़ दी तो अटैक कर लेंगे। दूसरी बात, कोई इसे मारने आ रहा है, उसको मार दिया, वो बेहोश हो गया, तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रही है, ये डिफेंस के अंदर भी हेल्प कर रही है। तो दो चीज़ तो हमने पढ़ ली, एक तो अटैक के अंदर और एक डिफेंस के अंदर। अब यहाँ देखो आप, मैंने बोला था एक सेल यहाँ पर भी प्रेजेंट है। बस यही चीज़ याद रखना कि टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती हैं और बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होती है। बॉडी वॉल पे प्रेजेंट है तो इसको जोड़ के रख रही है, एनकरेज प्रोवाइड कर रही है। सिंपल। अगर यहाँ पर जुड़ी हुई है तो इसे एनकरेज प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पर प्रेजेंट है तो या तो किसी को निपटा रही है, खुद को बचा रही है। तो तीन काम इसके हो गए, दो टेंटिकल्स के काम और एक बॉडी वॉल का काम। सिंपल। बॉडी वॉल का क्या काम है? बॉडी वॉल से एनकरेज प्रोवाइड हो रहा है, एक टेंटिकल से निपटा रही है, एक टेंटिकल से अपने आप को बचा रही है। सिंपल, याद रहेगा ना, वही बात है। अब यहाँ पर अटैचमेंट वाला फंक्शन मुझे लगता है मेडुसे में तो उतना ये करती नहीं होगी। अटैचमेंट का जो मेन फंक्शन है वो पॉलिप के अंदर होगा, क्योंकि मेडुसे तो फ्री लिविंग है, वो तो तैरती रहती। लेकिन हाँ, इसमें टेंटिकल्स के दोनों काम ज़रूर होंगे कि वो किसी को निपटाएगी भी और ख़ुद को बचाएगी भी। तो अटैक और डिफेंस दोनों चीज़ें होंगी। अब आगे बात करते हैं। ये पता करा हमने नीडोब्लास्ट सेल्स के क्या फंक्शन होते हैं, उसका क्या, और ये नीडोब्लास्ट सेल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी के बेसिस पे इस पूरे के पूरे किंगडम का नाम, फाइलम का नाम निडेरिया रख दिया गया।
ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए या फिर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हो गए जो हमने कवर कर लिए यहाँ पर पूरे के पूरे इस चैप्टर के। बस एक पॉइंट रह रहा है, वो है एग्जाम्पल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर एक लाइन भी दे रखी होगी कि कुछ फॉर्म्स के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्केलेटन, और वो जो एक्सोस्केलेटन कहाँ पर है, शायद एनसीईआरटी में नहीं हो, लेकिन एक पॉइंट याद रखते हैं हम कि एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ फॉर्म्स के अंदर। एक्सोस्केलेटन मतलब दो तरीके के स्केलेटन होते हैं, मैंने बोला भी था आपसे। जैसे हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम में बोन होती है तो अंदर की तरफ है तो उसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके ऊपर बाहर से कवरिंग होती है तो उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे आपको अगर कभी देखना हो तो आप देख सकते हो एक क्रोकोडाइल की जो हार्ड स्किन है ऊपर, उसके ऊपर एक स्केल्स, एक रफनेस जो है वो एक एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल है। हमारी स्किन हो गई, हमारी स्किन पर भी कुछ जगह स्केल्स हैं जो हमें रफ महसूस हो रहे हैं, तो वो जो है एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल हो गए। ऐसे ही कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन, कैल्शियम कार्बोनेट आपको उसी दिन बताया था मैंने कि बोन के अंदर और हर जगह जहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं एक्सोस्केलेटन हमेशा हमारे बॉडी ने कैल्शियस स्पाइक्यूल्स जैसे एंडोस्केलेटन की तरह वहाँ यूज़ करा। हमारी बॉडी में बोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करा, इवन फॉस्फेट। यानी कैल्शियम मेनली किस लिए यूज़ होता है, स्ट्रेंथ देने के लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक मिनरल है, इनऑर्गेनिक मिनरल के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है, पहले ही बताया था। और वही कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है एक्सोस्केलेटन के लिए। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सोस्केलेटन यानी बाहर से ही दिखेगा, उसी का जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उसे कोरल्स कहते हैं। और ये कोरल्स जो हैं जिसकी वजह से एग्जाम्पल हो जाता है ब्रेन कोरल, जिसका एग्जाम्पल पीछे दे रखा है एनसीईआरटी में, नीचे लिख रखा होगा ब्रेन कोरल। तो यहाँ पर कोरल से समझ आ रहा है आपको इसके पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन है और ब्रेन। इसको याद रखने का सिंपल है, मी एंड रीना, यानी लड़की बाजी में पढ़ोगे तुम और रीना के साथ तो पागल होगे, और जिसका ब्रेन कोरल, मतलब तुम रिलेट कर सकते हो कि पागल ब्रेन से रिलेटेड है, और कोरल यानी उस पर ब्रेन पे कुछ जम सा गया है बाहर से। क्यों जम गया है, क्योंकि तुम रीना के साथ जुड़ गए हो। तो मी एंड रीना इक्वल्स टू ब्रेन कोरल। सिंपल याद रख सकते हो, तरीका है बस याद रखने का, है तो सच्चाई भी लेकिन। और फिर आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट, ये वाला फाइलम कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं टीनोफोरा। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। अब फाइलम पढ़ते हैं टीनोफोरा। देखो ये सबसे मज़ेदार फाइलम है और इसे पढ़ने, वैसे तुम पहले शायद कभी बोर हुए हो इसमें, लेकिन इसे इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि मज़ा आ जाए इसमें। देखते हैं आपको इंटरेस्ट आता है नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है इसे पढ़ने में। देखो टीनोफोरा आपको पहले ही बता दूं, एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि टीनोफोरा नाम का कोई भी किंगडम नहीं, कोई भी फाइलम नहीं होता था। इवन सीलेंट्रेटा नाम का भी कोई फाइलम नहीं होता था। फाइलम का जो नाम चलता था वो निडेरिया चलता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कुछ मेंबर्स को निडेरिया से हटा दिया गया और एक नया फाइलम बनाया गया टीनोफोरा। अब निडेरिया उन्हें कहा गया था जिनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स हों। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखने को मिले निडेरिया के अंदर जिनके अंदर सेल्स तो सिमिलर से लग रहे हैं, लेकिन वो नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं है, क्योंकि उनके अंदर निमेटोसिस्ट भी नहीं है, तो वो नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं है, तो उन्हें निडेरिया नहीं कहना जाना चाहिए। उन ऑर्गेनिजम्स को ए निडेरिया कहा जाने लगा, और वो ए निडेरिया यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं टीनोफोरा के अंदर। तो आपको कुछ बात तो समझ आई होगी कि अगर निडेरिया इतना बड़ा किंगडम है तो उसका कुछ थोड़ा सा पार्ट ए निडेरिया होगा, यानी कुछ ना हो तो टीनोफोरा के अंदर मेंबर्स बहुत कम है। इतना तो समझ आना चाहिए कि ये कुछ रिजेक्टेड मेंबर्स हैं और वो रिजेक्शंस कम हैं, तो ये मेंबर्स क्या हो गए, बहुत कम हो गए। यहीं से एक पॉइंट अभी आएगा अगला, जब यहाँ पर मेंबर्स ही कम हैं और हमने पढ़ा है सीलेंट्रेटा के अंदर कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मरीन होते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम की जगह या फिर मोस्टली की जगह ऑल लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि वैसे ही मेंबर्स कम है, फ्रेश के चांसेस और रिड्यूस हो गए, और मेंबर्स कम होने के बाद एक्सक्लूसिवली मरीन इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि सारे के सारे मेंबर मरीन हैं, तो वर्ड आ जाता है एक्सक्लूसिवली मरीन। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, लिख भी देता हूँ कि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मरीन होते हैं।
अब बात समझ आ गई कि क्यों एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। बाकी वो सारी चीज़ें सिमिलर आएंगी, मैं बोल रहा हूँ ना, उसी से रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक नेचर भी है, रेडियली सिमेट्रिकल भी है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंट्रा सेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। तो आप समझ सकते हो ये सारी की सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिल रही हैं जैसा हमने अभी पढ़ा है। बस कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं है, उसकी वजह से एक नया फाइलम बना दिया गया। क्योंकि नाम ही नीडेरिया किस पे रखा गया था? नीडोब्लास्ट सेल पे, क्योंकि मैक्सिमम काम नीडोब्लास्ट करवा दे रहा था, उसको अटैक करवा रहा था, उसको अटैच करवा रहा था, उसको डिफेंस करवा रहा था, जो कि एक कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन दे रहा है और शेल्टर दे रहा है, जो कि एक बेसिक डिमांड होती है ऑर्गेनिज्म की। और जब वही चीज़ आपको मिल जा रही है तो आप कहीं ना कहीं उसको ही बेसिस मानोगे, और उसी वजह से टीनोफोरा को अलग मान लिया गया। पहले आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं टीनोफोरा की आगे की तरह। टीनोफोरा इवोल्यूशन से बने हैं। इवोल्यूशन किसके? निडेरिया के। लेकिन निडेरिया में से भी किसके? क्योंकि निडेरिया में तो खुद दो फॉर्म है, एक पॉलिप फॉर्म है और एक मेड्यूसा फॉर्म है। तो उनमें से किसके इवोल्यूशन से पॉलिप और मेडुसा? पॉज करके एक बार बताओ, अगर किसी ने कभी ये चीज़ सोची है तो। चलो अब मैं बताता हूँ। देखो, जो निडेरिया होते हैं, जो ये देखो, ये पॉलिप फॉर्म है, और कभी अगर आप तुमने ध्यान से देखा हो तो ये डायग्राम देखो, दिख गया? इसके अंदर ये जो बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, और ये रहा इसका माउथ, और ये रहे स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉलिप जैसा। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये बना है पॉलिप फॉर्म से। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इवॉल्व फ्रॉम, मतलब याद क्या रखना है, इससे आपको फील आ जाएगी। अब अभी पूरा टॉपिक इससे पढ़ सकते हो। जब आपने ये चीज़ ढूंढ ली ना इसमें कि ये पॉलिप फॉर्म से बना है, तो आपको समझ आएगा कि कुछ तो ये बात है कि पॉलिप फॉर्म से इसको इवॉल्व होने लगा। अब पॉलिप फॉर्म की पहली कमी आपको पता है। पहली कमी पॉलिप फॉर्म में ये है कि उसके अंदर वो से खाने का इंतज़ार करना पड़ता है, वो खाने तक खुद नहीं जा सकता क्योंकि वो एक सेसाइल है। यही चीज़ हमने बोला था कि मेडुसा एडवांस है। क्यों एडवांस है? क्योंकि वो खाने तक खुद जा सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत पॉलिप फॉर्म में क्या थी कि वो सेसाइल था, और कहीं ना कहीं यही रीज़न हो सकता है कि उसने नीडोब्लास्ट सेल्स को ही अपने से गंवा दिया, क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल ही उसको क्या दे रहे थे? एनकरेज दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे, जिसकी वजह से वो अटैच रह रहा था। और अगर नीडोब्लास्ट सेल हट गए तो वो सपोर्ट हट गया, वो अटैचमेंट हट गया, जिसकी वजह से वो अटैच था एक जगह। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि नीडोब्लास्ट के सेल क्यों हटा है। पहली बात समझ आई कि सेसाइल से लोकोमोशन की तरफ आने के लिए इसको नीडोब्लास्ट सेल्स को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ लोकोमोशन आया। अब लोकोमोशन ऐसे तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल तुमने हटा दिए हैं, तो लोकोमोशन सिर्फ हटाने से थोड़ी आ जाएगा। कुछ ऐसा मूवमेंट वाला स्ट्रक्चर है, वो हम अभी देखेंगे जिससे मूवमेंट हो। अब इवॉल्व फ्रॉम पॉलिप है। पॉलिप से अगर तुम इवॉल्व कर रहे हो तो वो बेसिक फीचर्स तो सारे सेम हो गए कि डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा, और वहाँ पर रेडियली सिमेट्रिकल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें मेन फोकस इसमें पता है किस पे रखना है? एक ही बात पे कि यहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल हट गए। नीडोब्लास्ट सेल जैसे ही हटे, नीडोब्लास्ट सेल सिर्फ फालतू की सेल नहीं थी, उसके कुछ काम भी थे। उसका सबसे बढ़िया काम क्या लगता था? वो अटैक करने में हेल्प करता था, अटैक करवाता था। वो सामने वाला जो बंदा आ रहा है, जिससे अटैक करके उसे फूड बना सकता है, उसके अंदर वो कैप्सूल सी निकाल देता है, जिससे मज़ा आ जाता है। अब यही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर लेज़ो सेल्स से। यहाँ पर ये जो चीज़ देखने को मिल रही है ना आपको, ये टेंटिकल सी और लंबी सी, इसमें इन सेल्स को कहा जाता है लेज़ो सेल्स। रिप्लेसमेंट है बस। यहाँ पर टेंटिकल्स पे वहाँ पर नीडोब्लास्ट सेल्स थे, यहाँ पर टेंटिकल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन वहाँ से एक ऐसी सी चीज़ निकल रही है जो कि किसी को अटैक कर सकती है। यहाँ इसका पहला सिर्फ डिफेंस का एक तरीका पता है, ये नहीं था। डिफेंस का यही तरीका नहीं था कि डिफेंस करने कोई आया, इसने उसे मारा, डिफेंस हो गया। डिफेंस का एक और तरीका था, क्योंकि बॉडी वॉल पे भी प्रेजेंट थे नीडोब्लास्ट सेल, तो अगर कोई से खाने आएगा तो हल्का सा अगर इस पार्ट को टच करेगा, वहीं से उसके अंदर वो सुई सी चुभेगी और वो इंजेक्शन अंदर और बंदा बेहोश।
तो देख रहे हो कितना एडवांस है। समझ आया बॉडी वॉल पे क्यों था, एक डिफेंस भी है टेंटिकल्स से। मैंने इसलिए बताता हूँ क्योंकि इस 2 टेंटिकल्स डायग्राम में याद रहते हैं, तो उससे 2 फंक्शन याद रहते हैं और एक यहाँ पर अटैचमेंट याद रहता है, तो इस वजह से बता दिया था। लेकिन बॉडी वॉल से भी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर डिफेंस प्रोवाइड हो रहा है। अब आगे बात करते हैं। तो पहले मैंने बताया कि उसका एक काम था अटैक के लिए रिप्लेसमेंट चाहिए, और अटैक के लिए रिप्लेसमेंट लेजो सेल्स इन्हें कहा जाता है, जो कि रिप्लेसमेंट मिली। तो पहली चीज़ तो समझ आ गई कि रिप्लेसमेंट कैसे मिली। पहली चीज़ की कि पहला फंक्शन अटैक तो कंप्लीट हो गया। दूसरा फंक्शन कि इनका एक फंक्शन होता था डिफेंस करवाना, डिफेंस, क्योंकि वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट थे। अब यहाँ पर डिफेंस कैसे करवाया जाए, तुम देखो। डिफेंस के लिए इसने अपने चारों तरफ एक बॉल जैसा सा स्ट्रक्चर बना लिया है। इस बॉल जैसे से स्ट्रक्चर को एक मेम्ब्रेनस लेमिले से बना हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर है, और उस मेम्ब्रेनस लेमिले से बना हुआ स्ट्रक्चर जो है इसी से ये गोल सा स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस गोल से स्ट्रक्चर की वजह से ये इस तरीके का दिखने लगा है। इसी की वजह से इसे कॉम्ब जेली कहा जाता है, कॉम्ब जेली कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है ये भी अभी बताऊंगा। इसे गोल है तो इसे सी वॉलनट कहा जाता है। अब देखो हमेशा याद रखना, जब भी सी वर्ड आ रहा है, सी वर्ड आ रहा है क्योंकि सी में मिलता है। सी में क्यों मिलता है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मरीन है। वॉलनट क्यों, जैसे अखरोट। अखरोट क्यों, अखरोट है गोल सा, उसे तोड़ोगे तुम, अखरोट को तोड़ोगे, अंदर से दाना निकलेगा, यहाँ पर अंदर से ऑर्गेनिज्म निकल जाएगा। तो ये अखरोट की तरह ही तो है, गोल भी है, उसे तोड़ोगे भी, अंदर से कुछ निकलेगा भी। तो ये चीज़ समझ आई, सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। तो इतना तो समझ आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब मेम्ब्रेनस लैमेली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अब मैं बताता हूँ आपको। ये मेम्ब्रेनस लैमेली है। जब कोई चीज़ मेम्ब्रेन जैसी है, उससे चीज़ें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, रिफ्रैक्ट हो सकती हैं। कोई ट्रांसपेरेंट सी चीज़ है, लाइट इधर से उधर जा सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं ग्लास का सरफेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ते हैं 12th के अंदर, जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ के आते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ में म्यू आई साइन आई इजिकल्स टू म्यू आर साइन आर होता है। अब ये तो आपको आता ही होगा कि म्यू जो लिया जाता है वो इंसिडेंटिंग मीडियम का लिया जाएगा, क्योंकि म्यू आई है। साइन आई, उसमें जो इंसिडेंटिंग एंगल बन रहा है उसकी बात करी जाती है। और ये क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, जिसका म्यू ज़्यादा उसका साइन आई कम, जिसका म्यू कम उसका आर ज़्यादा। लेकिन हम अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो हम जनरली बात करते हैं, जब हम ये पढ़ते हैं तो हम इंसिडेंटिंग मीडियम को जनरली एयर मान लेते हैं, और जा किस में रहा, हम ग्लास का मीडियम मान लेते हैं। तो एयर का तो सबसे कम म्यू माना जाता है, वैक्यूम से ज़्यादा होता है लेकिन कम माना जाता है एयर। और एयर का म्यू अगर 1 मान लेंगे तो साइन इसका ज़्यादा होगा, और इसका म्यू अगर 4/3 ग्लास है तो 1.5 है, तो 1.5 है तो इसका ये म्यू ज़्यादा है तो साइन आर कम होगा। तो ये आई अगर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ आर जाकर कम हो जाता है। ये सबको पता है, मैंने फिजिक्स हल्की सी बता दी आपको इस चीज़ की। अब ये चीज़ जब आप पढ़ोगे तो आपने ये क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। अब रिफ्रैक्शन हुआ, अब इस चीज़ को ज़रा रिलेट करके सोचते हैं एक प्रिज्म से। एक प्रिज्म में क्या पढ़ते हैं, लाइट यहाँ से आती है, यहाँ रिफ्रैक्ट होती है और यहाँ चली जाती है। फिर आप प्रिज्म में एक टॉपिक पढ़ते हो डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में आपको पता चलता है कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक, जैसे हमारी लाइट, वाइट लाइट है, वाइट लाइट में विबग्योर होता है, और वाइट लाइट के विबग्योर रीजन के अंदर, जो वाइट लाइट है उसके अंदर विबग्योर रीजन होता है, और ये जो विबग्योर रीजन है, इस हर कलर के लिए यहाँ पर एक डिफरेंट म्यू होता है, और एक डिफरेंट म्यू होने की वजह से एक डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा। डिफरेंट म्यू होगा, डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, जिसकी वजह से यहाँ डिस्पर्जन देखने को मिलता है। जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं कि यहाँ से आती तो वाइट लाइट है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कलर में वो फैलती चली जाती है, और फिर दोबारा रिफ्रैक्शन पे और ज़्यादा फैल जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम एक प्रिज्म से लाइट निकालते हैं तो वहाँ रेनबो जैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो ये बात आपको समझ आई। अब अगर आप खुद सोचो एक बार, इसी चीज़ को मैं हल्का सा पतला कर दूँ, हल्का सा और पतला कर दूँ, तो ये बन गई लैमिले जैसा स्ट्रक्चर। ये लैमिले जैसा सा स्ट्रक्चर बन गया है, और यही लैमिले जैसा स्ट्रक्चर, ये जो 3D में तो डबल लेयर होगी ना, अंदर तो खाली है, वाटर जैसी चीज़ें भरी हुई हैं, तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बन गया लैमिले का, वो ही कहलाता है टिनोफोरा।
और जब यहाँ लाइट अंदर जाएगी तो यहाँ पर सेपरेट होगी, अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस करेगी, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से किसी जगह यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल तो आएगा, और क्रिटिकल एंगल से जब कम एंगल आएगा तो ये लाइट बाहर निकल जाएगी। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट बाहर निकलेगी, लेकिन अगर अंदर वाइट आई थी तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर वाइट जाएगी, किसी भी कलर की लाइट जा सकती है। जिसी वजह से यहाँ कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेंस शो कर रहे हैं। बायोल्यूमिनेंस मतलब बायो यानी लाइफ है, और वो लाइफ लाइट एमिट कर रही है। लेकिन समझदार को पता है कि लाइट एमिट तो नहीं हो रही है, लाइट को बस तोड़ दिया जा रहा है उसके कंपोनेंट में, जिसको यहाँ बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये अब जैसे यहाँ पर एक लाइन भी लिख रखी है एनसीईआरटी में कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। तो ये सबसे एक बेहतरीन फीचर होता है, और क्यों होता है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि बायोल्यूमिनेसेंस तो हमें समझ आ गया। हम बात कर रहे थे कि न्यूडोब्लास्ट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। अब तीसरा फंक्शन हमने बोला था कि उसका तीसरा फंक्शन बॉडी वॉल पे नीचे प्रेजेंट होता है, तो अटैचमेंट होता है। और अगर अटैचमेंट उसका बॉडी फंक्शन है तो आपका अगला डाउट ये आना चाहिए कि अटैचमेंट तो अब रही नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्म बनी है वो फ्रीली मूविंग बनी है। लेकिन फ्रीली मूविंग के लिए लोकोमोशन ज़रूरी है। लोकोमोशन को लाने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेट्स डाल दी जाती हैं। जैसे कॉम्प क्या होता है, कंघा, कंघे में क्या खास बात होती है, ये देखो दाने 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 दाने, कुछ इस तरीके की यहाँ पर प्लेटें हैं जिसके ऊपर छोटे 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 दाने से हैं। दानों की जगह यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है। और सीलिया क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। 8th चैप्टर में आप पढ़ोगे। लेकिन लोकोमोशन इसके अंदर आ जाता है, जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आता है। और जब सीलिया के अंदर यहाँ लोकोमोशन आएगा सीलिया के थ्रू, तो यह अब तैरने वाली है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया कि ये तैरने वाला है। और तैरेगा क्यों, क्योंकि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में क्या आ गए, बहुत सारे सीलिया यहाँ पर आ गए हैं। और जब ये सीलिया आ गए तो ये लोकोमोशन बेहतरीन करवाने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा क्या फंक्शन होता है यहाँ पर कॉम्प्लेट्स का। और जब कॉम्प्लेट्स है, ये कलरफुल दिख रही है, एक चमकती हुई चीज़, तो चमकती हुई चीज़ को जेली कहा जाता है। कॉम्प की तरह है तो इसे कॉम्प जेली कह दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो लिंक हो जाता है एक ही पॉइंट से कि ये एनिडेरियंस हैं, वहीं से आप पूरे के पूरे टॉपिक को याद रख सकते हो, कहीं से एज सच कुछ नहीं। और जब जैसे मेरी क्लास है, मैं ले रहा हूँ, मेरा एक ही तरीका मैं मानता हूँ, और उसके फ़ायदे भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि क्लास ली, सबसे पहला काम तो करना चाहिए आपको, क्लास से पहले पढ़ के आना चाहिए। क्लास से पहले उस टॉपिक को पढ़ो, वो हर एक चीज़ का रीज़न पहले खुद सोचने की कोशिश करो। क्योंकि मैं बता दूंगा उससे आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। ब्रेन जब डेवलप होगा जब आप खुद सोचेंगे चीज़ों को। और जब आप कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ के उठ रहे हैं ना, तो आधे घंटे, 1 घंटे, या फिर मैं तो कहूँ पूरे दिन आपके दिमाग में उसी के बारे में बातें चलनी चाहिए। थोड़े दिन अकेला होना पड़ेगा, उसी के बारे में बातें चलनी चाहिए कि ये पॉइंट क्यों होता है, ये पॉइंट क्यों होता है, ये पॉइंट क्यों होता है। जब वो चल गया उसके बाद आप क्लास लेने बैठो, एक एक पॉइंट पे आपका खुद फोकस बनेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए हम अपने आप को फोर्स करते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़े, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हर जगह जब बढ़ेगी, खुद ही बढ़ेगी जब आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगेगा। हमेशा कंसंट्रेशन के पीछे भागना नहीं चाहिए, इंटरेस्ट के पीछे भागना चाहिए, क्यूरियोसिटी के पीछे भागना चाहिए। खुद ब खुद कंसंट्रेशन बनता रहेगा उस चीज़ में। अब जब आपका ये चीज़ आप सोचोगे और फिर आप लेक्चर लोगे, लेक्चर लेने के बाद सीधा किताब नहीं उठानी है आपको। पहले तो रेस्ट लो, आराम से माइंड को रिलैक्स होने दो। उसके बाद एक कॉपी लो, रफ कॉपी, और लिखना चालू करो जो जो पूरी क्लास में बताया। पहले दिन हो सकता है बहुत कम रिकॉल करो, लेकिन लिखना चालू कर दो उसे बिना देखे। जो पढ़ाया था उसे रिकॉल करने की कोशिश करो। इसका फ़ायदा क्या है कि जो एक डर होता है ना कि भूल जाएंगे, जब आप पूरा लिखोगे ना बिना देखे, तो वो डर एकदम निकलता जाएगा दिल से कि भूल जाएंगे। मैंने देखा है बहुत से लोगों को एग्ज़ाम से पहले यही डर लगता है, वो पूरी किताबें पढ़ने बैठ जाते हैं कि ये रिवाइज़ करना है, ये रिवाइज़ करना है, भूल जाएंगे। ये डर नहीं आएगा ज़िंदगी में, क्योंकि जब आप बिना देखे उसे पूरा लिखोगे डेली, तो आपको खुद ब खुद हर चीज़ माइंड में फिट होती रहेगी। और जब लिखोगे ना तो बिना सोचे लिख नहीं सकते तुम, और जब तुम सोचोगे तो दिमाग चलने लगेगा।
और जब दिमाग चलेगा तो वो रटने की बजाय कुछ अच्छा चीज़ सोचने पे चलेगा कि किस तरीके से इस चीज़ को समझा जा सके और हमेशा के लिए मेरे मेमोरी में फिट हो, मैं इसे बार बार रटना नहीं चाहता। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट, जैसे लेक्चर कंप्लीट हो, उसके बाद थोड़े टाइम बाद इसे बिना देखे लिखने की कोशिश करो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके रिप्रोडक्शन की। देखो, पॉलिप से इवॉल्व होने की सबसे मेन ज़रूरत क्या थी? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को ख़त्म करना, ताकि इवोल्यूशन हो। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को ख़त्म करना है। अब पॉलिप में मैंने आपसे बोला था सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो सबस्ट्रेटम से अटैच था तो यहाँ गैमीट रिलीज़ करता ना बाइसेक्सुअल होने के बाद, तो यहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता। अब यही फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कॉम्ब जेली के अंदर। वो फ्रीली मूविंग है, वो जब अपने गैमीट्स को छोड़ेगा तो वो कहीं और जाके फर्टिलाइज हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको एक नया का नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। अब ये आप बहुत ज़्यादा बार कंफ्यूज हो जाओगे कि सेक्सुअल कहाँ था, ये सेक्सुअल। तो हमेशा एक बात याद रखना, जहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिवली मरीन वर्ड दिख जाए ना, आपको बता देता हूँ, वैसे 5 जगह देखने को मिलेगा, लेकिन ये तरीका 4 ही जगह चलेगा। जहाँ पर भी आपको एक्सक्लूसिवली मरीन वर्ड देखने को मिल जाए तो वहाँ पर 4 चीज़ें होंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और वो क्यों? ये तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है, बताया था अभी। वाटर का मूवमेंट है, वाटर की मूवमेंट, जो लगातार वाटर की मूवमेंट हो रही है, वहाँ से गैमीट रिलीज़ हो रहे हैं, गैमीट रिलीज़ होकर ज़मीन पे जाके जुड़ रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती रनिंग वाटर के अंदर इतनी जल्दी, एक जगह होगी और वहाँ जब होगी उसका रीज़न बताया जाएगा और वही उसका एडवांस फीचर होगा। और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वो भी आपको समझ आएगा। तो वहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी जनरली जहाँ पर वाटर हैबिटेट होगा, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक जगह होगी, वो मैं बता दूंगा। तो एक्सक्लूसिवली मरीन जो है वो सेक्सुअल है। जहाँ एक्सक्लूसिवली मरीन वर्ड आ जाए वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सिर्फ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ऑर्गेनिज्म या तो मोनोइशियस या फिर डाइशियस हो सकता है। मोनोइशियस यानी मोनो यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। डाइशियस यानी कि दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है पूरे के पूरे रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई होंगी। आया समझ में? मज़ा आया होगा। चलो, अब यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म क्या है? मोनोइशियस है। अब मैं बताता हूँ ये ट्रिक लगेगी कहाँ। देखो, ये एक्सक्लूसिवली मरीन, आपने अभी टीनोफोरा में वर्ड पढ़ा कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली मरीन है। यही चीज़ आप इकाइनोडर्मेटा के अंदर पढ़ोगे। स्टारफिश जिसका एग्जाम्पल है, एक हेमीकॉर्डेटा जिसे पहले कॉर्डेट समझ लिया गया था, वहाँ आप पढ़ोगे इसी चीज़ को, और प्रोटोकॉर्डेट के अंदर आप इसी चीज़ को पढ़ने वाले हो। और जब इन 4 जगह पर आप ये चीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़, अब मैंने बोला था आएगी 5 जगह, लेकिन एक जगह नहीं लगाना, वो है कॉन्ड्रिस्टिस यानी स्टारफिश वाली क्लास। कॉन्ड्रिस्टिस, स्पेलिंग गलत हो सकती है, देख लेना वो, ठीक है। कॉन्ड्रिस्टिस के अंदर, तो कॉन्ड्रिस्टिस के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जो एक्सक्लूसिवली मरीन तो होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें अलग हो जाएंगी। जैसे सेक्सुअल तो वहाँ पर भी ओनली होगा, लेकिन वहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, वहाँ पर मोनोइशियस ना होगा, डाइशियस होगा। वो तो चलो वो भी एक्सेप्शन ही है। बीच के 2 पॉइंट जो एक्सेप्शन आए और क्यों आए हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अभी रटना भी मत, बाद में एक पॉइंट उसका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप एग्जाम्पल्स की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल प्लूरोब्रोकिया और टीनोप्लेना है, और यहाँ पर ये प्लूरोब्रेकिया का एग्जाम्पल है। प्लूरोब्रेकिया का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। डायग्राम कैसे याद रखें? डायग्राम का तो एक दिन ऐसे बैठो जिसमें सिर्फ डायग्राम्स ही देख रहे हो। वैसे मैं तो पर्सनली क्या करता हूँ, मैं डायग्राम से ही फाइल हमको पढ़ता हूँ मेनली। इस हर चैप्टर में भी मेनली मैं डायग्राम्स याद करता हूँ, या फिर डायग्राम्स को मेमोराइज़ कर लेता हूँ पूरा, और उससे उस फाइलम की डिटेल्स याद रखता हूँ, ना कि फाइलम की डिटेल याद करने के बाद डायग्राम याद करना। उससे क्या विजुअलाइजेशन होती है, तो खुद ब खुद बाकी चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरे को तो वो बेटर लगता है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ें हमें समझ आई होंगी आपको। और ठीक है, फिर लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट फाइलेंस के साथ।